तो ये आज का टॉपिक है कि दो डिफरेंट रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म हैं, वो आपस में इक्विवेलेंट कैसे होंगे। तो मेरे पास दो क्वाड्रेटिक फॉर्म हैं। सपोज एक को मैं नाम दे देता हूं एक्स ट्रांसपोज ए एक्स और दूसरे को नाम दे देता हूं वाई ट्रांसपोज बी वाई। ये आपके पास दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये इक्विवेलेंट है आपस में, ठीक है। और ये रियल इक्विवेलेंट की बात हो रही है, रियल इक्विवेलेंट होंगी। तो आपको इफ ये रियल इक्विवेलेंट की बात हो रही है पहले, तो याद है किसी को क्या होगा? इफ देयर एग्जिस्ट और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, क्या होगा? नॉन सिंगुलर रियल इक्विवेलेंट है तो रियल मैट्रिक्स सच दैट क्या मिलेगा? B इक्वल टू P ट्रांसपोज AP। ऐसा पढ़ाया था मैंने आपको? यस सर। ठीक है। ये रियल अगर आपके पास इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो आपको नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स मिलेगा ऐसा। अच्छा, अगर मैं ऑर्थोगोनली इक्विवेलेंट कहूं, रियल इक्विवेलेंट की जो क्या लिख दूं? दूसरा ऑर्थोगोनली इक्विवेलेंट, तो फिर क्या होना चाहिए उसी हिसाब से सोचिए। तो जो रियल मैट्रिक्स आप लिख रहे हैं उसकी जो क्या लिखेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहां पर रियल की जगह पर ऑर्थोगोनल शब्द आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट होंगे तो दो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपस में कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट हैं तो यहां पर नॉन सिंगुलर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। मैट्रिक्स जैसा है उस आधार पे वैसा इक्विवेलेंट है। अगर मैट्रिक्स रियल है, नॉन सिंगुलर तो सभी होंगे, उसके एलिमेंट रियल है तो ये रियल इक्विवेलेंस है क्वाड्रेटिक फॉर्म का। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ये ऑर्थोगोनल इक्विवेलेंस है। और अगर मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट है। तो तीन तरह का क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्विवेलेंस की बात की है मैंने। क्या आप लोग समझ पाए इस बात को या कोई दिक्कत है? क्लियर है सर। अच्छा, चलिए तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करते हैं, ताकि हम पिछली बार की क्लास में जो क्वेश्चन हमारा लास्ट पोर्शन में मैंने पेज छुड़वाया था, आज मैं उसे पूरा कर सकूं। तो मैं उस पर बात करूंगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? मैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कंसीडर कर रहा हूं और उस आधार पे आपको समझा रहा हूं। Let us consider a quadratic form क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम मान लेते हैं एक्स ट्रांसपोज ए एक्स 1 मान लीजिए, जरूरत पड़ी तो, एंड अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा लिया था पहले भी, एक्स इक्वल टू पी वाई।
आप इसको सेकंड इक्वेशन चाहें तो मान सकते हैं। याद है ऐसा पहले भी आया हुआ है, एक्स इक्वल टू पी वाई लिया था मैंने, आपको पिछले उसमें मिलेगा पेपर। तो पी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यहाँ पर, वेयर पी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक्स इक्वल टू पी वाई अगर मैं 1 में रखूं, इसमें क्या होगा अब ये देखते हैं। पुटिंग x equal to py in 1, we get x transpose ax equal to x t जो py ट्रांसपोज a और फिर x t जो py, तो ये हो जाएगा y ट्रांसपोज p ट्रांसपोज a py। तो आप y ट्रांसपोज तो ठीक है, p ट्रांसपोज a p y, p ट्रांसपोज a p को मैं b ले सकता हूं, ऊपर लिखा हुआ है देखिएगा सबसे ऊपर। यस सर। तो आपके पास ये हो जाएगा y ट्रांसपोज b y, जहां पर आपने b क्या है लिख भी दीजिए, p ट्रांसपोज a p को b ले लिया। तो अब आप देखिए आपने प्रूफ कर दिया है कि x ट्रांसपोज a y इक्वल टू y ट्रांसपोज b y हो सकता है, जहां b इस तरह से मिलता है। तो b किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स A के कॉन्ग्रुएंट है, तो B भी सिमेट्रिक होगा। कॉन्ग्रुएंस में मैंने कहा था ये बात आपसे पिछली क्लास में कि आप B को लिख रहे हैं A ट्रांसपोज P ट्रांसपोज AP, तो A सिमेट्रिक आता है, मालूम है आपको। इस बात को मैं लिख रहा हूं, सिंस B इज कॉन्ग्रुएंट टू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स P, this implies B is also क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर B सिमेट्रिक है तो फिर ये राइट हैंड साइड जो ऊपर आपने अभी लिखा है, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ या नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए जो बीच में मैट्रिक्स होता था उसका क्या होना जरूरी था। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहते हैं कोई भी, तो उसमें जो बीच में मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक होना चाहिए या नहीं। यस सर। यस सर। तो आपने ये साबित कर दिया कि B किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो जाहिर सी बात है B खुद भी सिमेट्रिक होगा, ये पिछली क्लास में हुआ था हमारा। तो अगर और B सिमेट्रिक है तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो राइट हैंड साइड है वो भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो इसका मतलब X ट्रांसपोज AX, अच्छा लेफ्ट साइड में आप लोगों ने बोला नहीं, यहाँ पर X ट्रांसपोज AX होना चाहिए था। ये Y हो गया, तो इसका मतलब X transpose AX is a quadratic form. और ये जो है तो y ट्रांसपोज BY इज ऑल्सो, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक फॉर्म है और दोनों बराबर है। इसी को कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्म। X ट्रांसपोज AX को y ट्रांसपोज BY में शिफ्ट करना। तो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्म अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म का कह रहे हैं तो x इक्वल टू PY आपने जो लिखा है ऊपर, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसी का यूज बच्चों हम लास्ट में करेंगे, जो पेज मैंने छुड़वाया है पीछे आप। अब हम पहले ये बता दें, अगर दो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं
तो गारंटी है कि उनकी जो रेंज होंगी वो सेम होंगी। रेंज का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो जो वैल्यूज होंगी दोनों की वो सेम होंगी। जैसे दो फंक्शंस की कैलकुलस में आप रेंज सेम दिखाते हैं ना, ऐसा समझिएगा। तो काफी बढ़िया रिजल्ट है ये हमारे पास थ्योरम। द रेंजेज of values of two congruent quadratic forms are the same. दो कॉन्ग्रुएंट अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो दोनों की रेंज सेम आती है। रेंज का मतलब दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज का कलेक्शन जो सेट होगा वो दोनों का एक ही होगा। तो इसको कैसे प्रूफ किया जाए कि दो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंट अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो रेंज सेम है। तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं दो क्वाड्रेटिक हैं, एक को हम फाइव मान लेते हैं। लेट फाइव इक्वल टू एक्स डैश ए एक्स एंड साई ले लेते हैं दूसरा, साई इक्वल टू वाई डैश पी वाई बी टू कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वहां एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा फिर आपको, देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट बी इक्वल टू पी डैश ए पी, ऐसा होगा। ठीक हो गया, इतना भी आप जानते ही हैं क्वाड्रेटिक है तो। लीनियर ट्रांसफॉर्म जो अभी हमने लिया था उसी को ले लेते हैं। लेट अस टेक अ लीनियर ट्रांसफॉर्म, let us take a linear transform x equal to py। ठीक, ये तो सब इनिशियल अरेंजमेंट हुआ। करना क्या है, मतलब फाई और साई की जो वैल्यूज हैं वो सेम आनी है। चलो फाई की कोई एक वैल्यू मान के देखते हैं। यहां पर देखिएगा, सपोज कोई वैल्यू लेते हैं, क्या वो वैल्यू साई की भी आती है नहीं आती देखते हैं। फाइव की एक वैल्यू पी ले ली मैंने, स्मॉल पी, और ये किस समय ले ली, जब x इक्वल टू x1 है मान लीजिए। ठीक हो गया, देखते हैं यही वैल्यू साई में भी आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके पास p इक्वल टू हो जाएगा x1 डैश ए x1। क्यों, आपके पास सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए बच्चों, फाई क्या है, x डैश ए x है। अब आप कह रहे हो कि जब x की जो x1 रखेंगे तो फाई की जो p हो जाएगा, तो मैंने रख दिया सबसे ऊपर वाली लाइन से। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो जब x से x1 हो गया तो चलो p तो इतना हो गया। अब साई के बारे में सोचते हैं, तो व्हेन y इक्वल टू पी इनवर्स x1 हो जाएगा फिर, क्योंकि x इक्वल टू पी वाई था। आपने ऊपर लिखा है ये x इक्वल टू पी वाई, एक्स की जो x1 रख दीजिए, तो p इनवर्स x1 y हो जाएगा। तो जिस समय x इतना है आपके पास, द वैल्यू ऑफ साई, द वैल्यू ऑफ साई इज, क्या हो जाएगी जरा सोचिए तो। सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने साई, आपको अपने कॉपी पे भी लिखा होगा। वाई चीजें क्या रख रहे हैं, पी इनवर्स x1 का ट्रांसपोज बी पी इनवर्स x1। सभी लोग सहमत हैं? Yes, sir.
Yes, sir. अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करें तो? आप रिवर्सल लॉ लगा दीजिए। तो x1 डैश डैश मतलब ट्रांसपोज p इनवर्स डैश b p इनवर्स x1, ये आपको मिल गया। तो इसको और क्या कर सकते हैं जरा सोचिएगा। x1 डैश तो ठीक है, क्या मैं p इनवर्स ट्रांसपोज या p ट्रांसपोज इनवर्स कर सकता हूं? यस सर। ये कम्यूटेटिव होता है ना, तो b p इनवर्स x1। तो ये आपके पास x1 डैश ax1 हुआ या नहीं? वेर ए आपने क्या लिख दिया? p डैश का इनवर्स b p इनवर्स। क्या ये सही है? इधर देखिएगा प्लीज, ये सबसे ऊपर राइट में b ये है बच्चों, तो a क्या निकलेगा यहां सोचिए तो? p डैश इनवर्स लेफ्ट से ऑपरेट करोगे और p इनवर्स राइट से, तो a अकेले बचेगा। ठीक है, यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. आपको अकेले a चाहिए तो आप a के लेफ्ट में p डैश इनवर्स ऑपरेट करिए और a के राइट में p इनवर्स, वही आप b के साथ भी करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये तो a है, तो आपने ये x डैश a x1 लिख दिया है फिर दोबारा। तो द वैल्यू ऑफ साई जो है आप निकाल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साई भी p आ गया या नहीं आया सोचिए तो। अब ये p है या नहीं जो आया है नीचे? यस सर। प्लीज ध्यान दीजिए, दो लाइन का है। फाई की वैल्यू p ले ली x इक्वल टू x1 पर, तो आप देख रहे हैं साई की वैल्यू भी p आ रही है। कहां पर आ रही है वो अलग बात है, लेकिन आ रही है। तो वो वैल्यू जो पहले वाले क्वाड्रेटिक फॉर्म की आएगी, वो वैल्यू कहीं दूसरे, कहीं ना कहीं किसी दूसरे पॉइंट पे सही, लेकिन वो दूसरे क्वाड्रेटिक फॉर्म की भी आएगी अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इस बात को लिख देता हूं 10 ईच वैल्यू ऑफ फाइव इज इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ साई। तो फाइव की हर वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं साई की वैल्यू भी बन रही है। अब उल्टा दिखाइए, क्योंकि इससे ये पता लगा कि फाइव की रेंज इज अ सबसेट ऑफ साई की रेंज, रेंज ऑफ साई। फाइव की रेंज में जो जो आ रहे हैं वो सब साई की रेंज में आएंगे, ये साबित हो गया इससे। तो अब उल्टा भी दिखाना है, क्योंकि दोनों की रेंज सेम दिखानी है। यहां से तो ये समझ में आया कि फाइव की रेंज सबसेट है साई की रेंज का। जो मैं कह रहा हूं सारी बातें वो समझ में आ रही है? मैं तेज हो जा रहा हूं कभी? सर आ रही है समझ में। यस सर, आ रही। अच्छा, अब हम कन्वर्स लेते हैं। अब साई की कोई वैल्यू ले लीजिए कहीं पर, लेट साई इक्वल टू मान लो क्यू ले लिया, जैसे वहां एक्स इक्वल टू x1 था वहां y इक्वल टू y1 ले लेते हैं। y इक्वल टू y1 पर साई की कोई वैल्यू आ गई क्यू, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपके पास y1 डैश by1। बच्चों ऐसा कैसे लिखा मैंने जरा सोचिएगा। आपके पास साई क्या था जरा सोचिएगा, y डैश by था, तो साई की वैल्यू क्यू हो गई, कहां पर हो गई ये भी देखिए, जब y की जो y1 रख रहा है, तो ये आ गया। चलो अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू जो Q1 है वो फाइव की भी आनी चाहिए फिर, अगर ऐसा है तो हम लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ फाइव व्हेन x इक्वल टू पी वाई होता है, पी वाई वन कर देते हैं, y की जो y1 है इज, तो ये आ गया हमारे पास
पी वाई वन डैश ए पी वाई वन, एच टी जो पी वाई वन रख रहा है, तो ये फिर वही पी वाई वन डैश पी डैश ए पी और वाई वन। पी डैश ए पी बच्चों आप जानते हैं बी है, तो वाई वन डैश बी वाई वन, और ये ऊपर वाली लाइन से देखिए क्यू आ गया या नहीं? यस सर। ये वैल्यू किसकी थी? साई की, और ये वैल्यू फाई की भी आ रही है। हाँ, किसी और पॉइंट पे आईडी, लेकिन आईडी जरूर। तो इससे दूसरी लाइन हमारी क्लियर हो रही है। अब हमें ये लिखना चाहिए 10, ऊपर वाली लाइन का उल्टा, ईच वैल्यू ऑफ साई इज इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ फाई। तो ऊपर वाली लाइन जो ऐसे ही आपने यहां पर लिखी है और जो यहां लिखी है, इन दोनों लाइनों को ध्यान में रखते हुए फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है? 10 range of phi and psi are same। phi और psi की रेंज सेम है। phi और psi आपस में कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रेटिक फॉर्म से, तो दो क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी रेंज सेम होती है। ये काफी अच्छा सवाल माना जाता है। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्ग्रुएंट रिडक्शन जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो कैसे करते हैं मैं वो बताता हूं आपको। थ्योरम है, इफ ए बी एनी n road non-zero symmetric matrix symmetric matrix of rank R, R रैंक का एक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है और n बाई n ऑर्डर का है, रैंक R है ओवर अ फील्ड F। किसी फील्ड F के ऊपर अगर ऐसा है, देन there exists an n road non-singular matrix P, non-singular matrix P over F such that P dash AP जो आएगा वो इस तरह का आएगा, A1 और बाकी सब नल मैट्रिसेस। अब यहां बताना पड़ेगा A1 क्या है। ये रिडक्शन है बच्चों, ऐसे फॉर्मेट में लाना है हमें, where A1 is a non-singular diagonal matrix, non-singular diagonal matrix of order R over F of order small r जितनी रैंक थी ओवर F हो गया। बाकी जीरो तो नल मैट्रिक्स हैं, उनके बारे में क्या लिखना है। आप इस थ्योरम को सरल शब्दों में ऐसे भी लिख सकते थे, काफी फेमस स्टेटमेंट है। अब फेमस का मतलब है कि हो सकता है आपने ना सुना हो कहीं पर।
और इन जनरल अगर थोड़ा शॉर्ट में भी याद करने लायक हो तो ऐसे याद रखिएगा। एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, every symmetric matrix of rank R is congruent to a diagonal matrix congruent to a diagonal matrix R, ये R उसका ऑर्डर है डायगोनल मैट्रिक्स का, of whose diagonal elements only are non-zero. Diagonal elements only are non-zero. तो ये सब नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उसके। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ले लीजिए जिसके रैंक आर है, तो आप क्या कर सकते हैं उसको बच्चों, सरल शब्दों में कोई स्टूडेंट समझाना चाहेंगे? आप में से कोई नहीं? कोई भी अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी रैंक आ रही है आर, तो आप जानते हैं कि नॉन जीरो रो जो है एशेलन फॉर्म में आर ही रहती हैं, बाकी सब जीरो हो जाती है। तो आप आर ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स के साथ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ले आएंगे। जितने रैंक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की उतने ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बना देंगे आप उसमें। क्या मैं समझा पाया? यस सर। तो आप लोगों के रिस्पॉन्स को देखते हुए मुझे लगता है क्योंकि ये थ्योरम कम से कम 1-1.25 घंटे की है, तो अवॉइड ही करूंगा, सीधे इसके एप्लीकेशन पे आ जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। आप लोगों में से जो लोग चाहेंगे मैं कभी प्रूफ बता दूंगा, मुझे प्रूफ बताना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्स देखते हुए मुझे लगता है अवॉइड ही कर दो तो ज्यादा अच्छा है। अभी इस थ्योरम के बेस अभी से रुक जाओ आप। बाकी लोग इंटरेस्टेड हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ठीक है बच्चों, अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ। मुझे लगा कि आप लोग बोर हो रहे हैं, मैं अवॉइड कर रहा था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, थैंक यू। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर, ये स्टेटमेंट देखिएगा। कोई भी अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो मैट्रिक्स होता है बीच में वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, पहली बात तो, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी रैंक आ गई आर मान लेते हैं, ठीक है, तो आप आर ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स के साथ कॉन्ग्रुएंस बना देंगे डायरेक्टली उसकी। तो बच्चों यही था वो जो मैंने पिछली बार में क्वेश्चन करवाया था आपसे और फिर लास्ट में जगह छुड़वाई थी। एक्चुअली उस पूरे रिजल्ट के पीछे ये थ्योरम थी। तो मैं थ्योरम के प्रूफ पे आ रहा हूं फिर। तो कैसे हम इसको करेंगे? हम लोग इसको पीएमआई से करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो नेचुरल नंबर होता है, या तो 1/1 या 2/2। स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 n/n, तो हम इसको पीएमआई लेंगे इस रिजल्ट में। बच्चों ये नोट्स आपके ना, अगर आप नेट करके किसी अच्छे संस्थान में जाएंगे भी तो तब भी बनाए रखिएगा, आपके रिसर्च के शुरुआती फेज में काम आएंगे। आगे तो नहीं आ पाएगा क्योंकि हर ब्रांच बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन शुरू में आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछें जो हमारे यहाँ की विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस से पढ़ के अच्छे इंस्टीट्यूट में गए हैं बच्चे, और शुरू के 2 साल रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाते बेचारे। जैसे ऐसे बैठ के समझाना लिखाना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऐसा होता है जैसे मैं प्रोफेसर रामजी लाल श्रीवास्तव सर के लेक्चर भेजू ना कोई,
तो मैं जब भी उनको समझने की कोशिश करता हूँ बहुत मुश्किल हो जाती है, वो इतना तेज पढ़ा ले जाते हैं कि थोड़ी देर के बाद हमारे पैर उखड़ जाते हैं। तो हमारी विश्वविद्यालयों से जो भी बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो शुरुआती 2 साल लगभग सभी का अनुभव हो गए। आपके दायरे में भी कोई गया हो तो उससे पूछना क्या ये सच है या झूठ है, वो खुद ही बता देंगे। तो ये काम आएगा उस समय। प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग। हम एक एक चीज समझा रहे होते हैं कि इसको यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। कोई कुछ नहीं समझाता, कोई केयर नहीं करता, मैंने देख लिया है। समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। तो इसलिए ये फाउंडेशन बनानी जरूरी है। यहां समझ के जाओगे, जितना मेहनत यहां करोगे, मैं फिर कह रहा हूं, जितनी मेहनत कोई सैनिक ट्रेनिंग में करेगा, पसीना बहाएगा, उतना उसका खून कम बहेगा बाद में। तो बार बार मैं कहता हूं कि आप लोग तय करिएगा कि आपको बहाना क्या है, खून बहाना है या पसीना बहाना है, आपकी इच्छा है। तो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करने जैसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स 1 by 1 का है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट खुद ही हुआ या नहीं हुआ, सोचिएगा। यस 1 by 1 का एक एलिमेंट है, वो खुद ही डायगोनल भी कह सकते हो ना, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी जीरो है कह दो, क्योंकि मैट्रिक्स 1 by 1 का है। तो इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ऑब्वियसली ट्रू है। बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आया, मैं तेज बोल दिया। आगे सर। Yes, sir. Clear है. n इक्वल टू 1 तो कुछ है ही नहीं, सारा केवल n के लिए करना होगा, क्योंकि उससे पहले के लिए भी हम एज्यूम करते हैं। 1 के लिए डायरेक्टली हो गया। द थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू। ऑब्वियसली ट्रू का मतलब अब आप समझिएगा खुद ही कि अच्छा खुद ही सही है, मतलब 1 by 1 का मैट्रिक्स है तो वो खुद ही किसी डायगोनल मैट्रिक्स के साथ हो गया, क्योंकि वो खुद डायगोनल भी माना जा सकता है। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि n-1 तक रिजल्ट सही आ रहा है, 1 से लेकर आगे। सपोज द थ्योरम इज ट्रू for all symmetric matrices of order n-1. Of order n-1, तो n-1 ऑर्डर के लिए भी ये सब सही है। तो अब हमारा क्लेम क्या रहेगा, यहां से अब लास्ट जो करना होता है पीएमआई में, वो मैं लिख देता हूं। क्लेम क्या है, वी सेल सो, हम क्या करेंगे, दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n/n symmetric matrix A, symmetric matrix A। तो अगर इतना है n-1 तक आप सही मान रहे हैं तो n के लिए भी ये रिजल्ट सही है। क्या सही है कि अगर आपके पास रैंक r है तो फिर ये r ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट होगा, इतना करना है। चलो ठीक, तो a को हम मान लेते हैं n/n, इतना प्रूव करना है अब। तो सपोज a मेरे पास कोई n/n aij n/n है और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रैंक r भी ले लेते हैं इसके ओवर f, ये ले लिया। तो अब हमें दिखाना क्या है, हम एक मैट्रिक्स आएगा
तो पहले एक मैट्रिक्स दिखाता हूं मैं जो n बाई n का है और उसका पहला एलिमेंट नॉन जीरो है। क्योंकि आप जब एसएलएन फॉर्म बनाते हैं बच्चों, नॉर्मली पहला एलिमेंट 1 लेके काम करते हैं तो काफी इजी पड़ता है। आपने रैंक निकाली है, जिन लोगों ने रैंक के सवालों पर मेहनत की है उनके लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान लगेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल we saw that there exists a matrix, आप B मान लीजिए उसे, B वही Bij है n by n over F, और this is congruent to A such that B11 जीरो नहीं है। ठीक है, B11 तो जीरो नहीं है, ठीक है, हमने ऐसा ले लिया है मैट्रिक्स B। A11 का पता नहीं है मुझे ना, A11 कैसा है। A11 का पहला, A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्लियर है, लेकिन A का पहला एलिमेंट क्या है ये मालूम नहीं है। तो डिफरेंट सिचुएशन खुद ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर A11 भी जीरो नहीं है, नॉर्मली रैंक में ऐसा होता ही था, आपने देखा था, तो फिर आप A1 तो फिर B ठीक हो गया। अगर ऐसा लेते हैं आप, पहला एलिमेंट जीरो नहीं है, देन वी टेक B इक्वल टू A। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो B है वो वही है जो A है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, आप जब रैंक निकालते थे बच्चों, जो पहला एलिमेंट होता था उसे नॉर्मली आप 1 बना लेते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपको मालूम है। तो और बी के भी पहले एलिमेंट को 1 बनाया जा सकता है, तो दोनों फिर बी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, n बाई n का लेना है तो ए ही उठा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परेशानी ये होगी कि अगर A11 जीरो हुआ तो और A11 तो जीरो है, लेकिन कोई ना कोई डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो कुछ तो मिलेगा ही कहीं। तो अगर सारे ही जीरो मिल जा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। ए में ठीक है, पहला एलिमेंट मान लो जीरो है, तो कोई ना कोई डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मैं मान लेता हूं, बट सम डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए से ए आई आई इज जीरो, तो फिर आप उसको पहले पोजीशन पे ला सकते हैं या नहीं। जैसे A33 है नॉन जीरो, तो R1 और R3 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो A33 R1 में आ जाएगा बच्चों। मान लीजिए मैं कह रहा हूं AI नॉन जीरो है ना, एग्जाम्पल समझिए। सपोज एक बड़ा मैट्रिक्स है, उसमें A33 नॉन जीरो है, A33। अब अगर मैं R1 R3 को इंटरचेंज कर दूं तो A33 कहां पहुंच जाएगा, R1 में। R1 में। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाने होते हैं बच्चों यहाँ। अब जब R1 और R3 इंटरचेंज हुए हैं तो अब C1 और C3 को भी करो, तो A33 कहां पहुंच जाएगा, A11। वेरी गुड। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन से फाइनली वो एलिमेंट वहां पहुंच जाएगा। तो पहला एलिमेंट किसी भी तरह अगर नॉन जीरो है तो ठीक है, नॉन जीरो नहीं है तो ऐसे करके नॉन जीरो बनाया जा सकता है। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो जो मैंने समझाया उसे ध्यान से सुनिएगा कि कोई, या आप एक छोटा ले लीजिएगा जिसमें दूसरा तीसरा चौथा कहीं पर एक एलिमेंट नॉन जीरो ले लीजिए डायगोनल, और पहले रो ऑपरेशन से उसे पहली रो में लाइए और फिर कॉलम लगा के उसका पहला एलिमेंट बना दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही। इसी बात को मैं थ्योरी में लिख रहा हूं इन जनरल। देन by applying the congruent operations
कौन से ऑपरेशन लगाएंगे? RI और R1 को इंटरचेंज करेंगे पहले, और फिर CI और C1 को इंटरचेंज करेंगे, और ये सारे ऑपरेशन किस में लगाएंगे? टू ए में। तो क्या होगा? वी ऑब्टेन a matrix B concurrent to A such that इसको जो B11 आपने लिया था, अब वो बन जाएगा AII, जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया कि पहला एलिमेंट नॉन जीरो लाना था, हम ऐसे ले आए। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं इतना? Yes, sir. Yes, sir. एक सिचुएशन और है, अगर हर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया तो ए का, अब क्या करोगे? अब तो ये वाला मेथड भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसको केस थर्ड लिख देता हूं। केस थर्ड में सपोज each element, each diagonal element of A is 0। तो बच्चों ये ऊपर वाला भी काम नहीं करेगा, ये समझ में आया? यस सर। ठीक, लेकिन हमने ये कहा कि A नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इतना बोला है। अगर A नॉन जीरो है देन एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है P ने A एन रोड नॉन जीरो सबसे ऊपर लिखा है। इफ A बी एनी एन रोड नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है ना बच्चों, तो A अगर नॉन जीरो है तो भले ही डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हों, तब भी कोई ना कोई एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा ना? यस सर। वरना तो नल मैट्रिक्स हो जाता। तो सपोज हम तीसरी केस ले रहे हैं, अपने लिए डिफिकल्ट बना दिया हमने कि अगर सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं तो क्या करेंगे? तो मैं इस बात को लिख रहा हूं कि ए नॉन जीरो है तो कोई तो नॉन जीरो होगा ही भाई, सिंस ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। सो लेट कहीं पर ए आई जे बी नॉन जीरो, कोई तो होगा ना इन जनरल, मानो ये है। अब लेकिन ए तो सिमेट्रिक भी है, अगर ए आई जे नॉन जीरो है तो ए जे आई भी नॉन जीरो होगा या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब हुआ ए जे आई जो होता है वो भी ए आई जे ही हुआ, तो ए जे आई भी नॉन जीरो, मतलब फिर कम से कम दो नॉन जीरो तो मिलने ही मिलने हैं। अगर कोई एक डायगोनल के अलावा कोई नॉन जीरो है तो उसका ट्रांसपोज लो, वो एलिमेंट भी आएगा। तो अब हम एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं यहां से, और कुछ हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ ही लिए हैं, हम उनको लगाते हैं। ये ए आई जे है, ए जे आई है, तो हम आर आई और आर जे जो रो हैं उनको जोड़ के आर आई से रिप्लेस कर दें, यही काम कॉलम से करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा फिर, या फिर क्या पहले ही जो समझा देता हूँ? चलो मैं एग्जाम्पल इसे समझा लेता हूँ पहले आपको बात। एक मैं इधर कर देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा इसको साइड में। आप एक छोटा सा सोचिएगा, पहले बात समझिए, आपको आसान हो जाएगा। ए 3/3 का लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट जीरो है मान लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 होगा, बाकी भी चलो जीरो ही है, 0 0 0, ये हो गया 3/3। तो
A12 और A21 जो है वो नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, R1 को इंटरचेंज करता हूं R1 प्लस R2 से। तो इन जनरल क्या करूंगा, Ri को किससे रिप्लेस करूंगा, Ri प्लस Rj से। और फिर जब कॉन्ग्रुएंट लगाने हैं तो फिर Ci को किससे रिप्लेस करूंगा, उसके बाद यहाँ पर C1 प्लस C2 से। तो अब आप देखिए कैसा मिलेगा, पहले रो वाला लगाइए, R1 की जो R1 प्लस R2 कर दीजिए, तो कितना मिलेगा, सभी लोग सहमत हैं इस पर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये आ गया R1 की जो R1 प्लस R2। अब क्या करूं, अब दूसरा लगाए C1 की जो C1 प्लस C2 से, क्या आ जाएगा, ऐसा ही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अभी भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं? यस सर, सिमेट्रिक है। Yes, sir. अच्छा, क्या अब इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो है सारे? No, sir. No, sir. No, sir. तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स था जो स्क्वायर था, सिमेट्रिक था और डायगोनल सब जीरो थे, तो आप कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगा के उसे ऐसा बना सकते हैं, और दोबारा जब ऐसा बना दिया आगे को, फिर वो पहला एलिमेंट नॉन जीरो बन जाएगा इसमें। तो यही काम मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ। इसी बात को अब मैं जनरल, ये तो एग्जाम्पल से समझाया ताकि आपको समझ में आए, अब इसी बात को लिखना है हमने यहाँ पर। तो मेरे पास ऐसा है, तो लिखिए बाय अप्लाइंग congruent operations Ri को रिप्लेस करो Ri प्लस Rj से, और Ci को रिप्लेस करिए Ci प्लस Cj टू A। इससे we obtain a matrix D, we obtain a matrix D। D आपके पास Dij होगा n by n congruent to A such that आपके पास इसमें अब जो आपके पास DII होगा वो AIJ प्लस AJI इक्वल टू 2 टाइम्स AIJ हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो नॉन जीरो होगा। तो आपका D11 भी 4 आया था, याद आ रहा है, दोनों का सम मैंने 2 लिया था एग्जांपल, तो 4 आ गया, 3 लेता तो 6 आया था। तो अब अगर मैं फिर वही ऑपरेशन लगा लगा के इसको बना सकता हूं, नहीं एक मैट्रिक्स बी की तरह, डी को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब पहला एलिमेंट नॉन जीरो आ गया है, पहला नहीं है तो कोई और भी है, तो डायगोनल मतलब नॉन जीरो आ गया ना, बहुत है इतना। नाउ अप्लाइंग द कॉन्करेंट ऑपरेशंस Ri R1 रही और Ci C1 टू D, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, बी ऑप्टेन बी मिल जाएगा, फिर दोबारा Bij n by n congruent to D।
इसकी खास बात ये भी होगी। और डी जो है बी के कॉन्ग्रुएंट है और बी ए के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी लिख देता हूँ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए सच दैट B11 इक्वल टू डी। आपके पास आई है, वो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट बन चुका है जो कि नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है कि दस देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ऑफ बी। ये लाइन समझिएगा, पहले एग्जिस्टेंस थ्योरम बहुत टफ होती है बच्चों, हमेशा यही रिसर्च में दिक्कत भी करती है। दस देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी अब बी कैसा होगा, बी आई जे n by n congruent to a symmetric matrix, congruent to a symmetric matrix with जो लीडिंग एलिमेंट है पहला वो नॉन जीरो। तो मैं अब आपको यहां से दिखाता हूं मैंने क्या किया है। देखिए बच्चों, थ्योरम पे आइए। अभी ये थ्योरम का आधा पार्ट हो पाया है, आधा नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। आपको ए एन रोड है, नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रैंक आर है, रैंक का तो अभी ज्यादा यूज ही नहीं हुआ है। तो आपको हमेशा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी ऐसा मिलेगा कि वो आप इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर देगा, A1 बाकी सब जीरो मैट्रिक्स। चलो ठीक है, ब्लॉक मैट्रिक्स है। तो पीएमआई से करने को कहा हमने, ये करेंगे, लेकिन पहले मैंने ये कहा कि ए के करस्पॉन्डिंग आपको हमेशा बी मिलेगा, पहले ये प्रूव कर दो। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है, यहाँ पर सही का निशान है, तो आपको बी मिलेगा हर हालत में ऐसा। तो ये स्टेप मैंने पूरा किया है। बी कब मिलेगा, जब A11 नॉन जीरो है, तो ठीक है, फिर तो बी जो है ए ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लीडिंग एलिमेंट जीरो है लेकिन कोई डायगोनल एलिमेंट मिल गया जो नॉन जीरो है, तो ठीक है, फिर कुछ कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगा के हम ऐसा नया बी ढूंढ सकते हैं। हमने ये बताया, वो भी आसान था। तीसरा केस में मैंने थोड़ा रफ वर्क भी करवाया कि अगर सारे डायगोनल जीरो हैं तो ए नॉन जीरो है, तो फिर एक कोई ना कोई एलिमेंट तो मिलेगा नॉन जीरो, ए आई जे नॉन जीरो है तो ए जे आई भी नॉन जीरो होगा। और फिर आप किसी तरह रो और कॉलम जो ट्रांसफॉर्मेशन है कॉन्ग्रुएंट्स में वो लगा के फिर एक नया मैट्रिक्स ले आएंगे जिसका पहला एलिमेंट नॉन जीरो होगा। तो मतलब बी हर हालत में मिलेगा आपको। क्या मैं यहां तक समझा पाया आप लोगों को सारा? Yes, sir. सर तो इस यस क्लास सर में Yes, नहीं करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अब रैंक का यूज करते हुए इसको कंप्लीट करते हैं।